गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 10वीं-12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट अब सोमवार तक जारी होगी। इस बाबत मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इससे पहले उन्होंने ही ट्वीट कर लिखा था कि शनिवार शाम 5 बजे परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, लेकिन 5 बजे से पहले ही उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट की घोषणा अब सोमवार को की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार रैपिड टेस्ट की बजाय अब देश में ही तैयार एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल कर रही है। इस किट्स का निर्माण जायड्स कैडिला ने शुरू कर दिया है। कुछ दिनों में जिला स्तर पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाएगी। सरकार की योजना है कि कोरोना रोगियों के सर्विलांस के लिए एलाइजा टेस्ट का ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब तक इस किट का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता तब तक ग्रीन जोन में पूल्ड RT-PCR टेस्ट भी किए जाएंगे। ICMR के एक अधिकारी के मुताबिक कैडिला के अलावा 3 अन्य कंपनियों को यह तकनीक देने की योजना चल रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने DU में परीक्षा को लेकर चल रही परेशानियों और उसके समाधान को लेकर संभावनाओं पर चर्चा की। कहा गया कि DU के छात्र हितों को ध्यान में रखकर परीक्षा का निर्णय लेना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अक्षित दहिया ने की। इसमें डूसू पदाधिकारी सहित DU से संबंधित विभिन्न कॉलेजों के 41 छात्र संघ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया ने कहा कि DU के सभी 90,000 छात्रों के हितों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का सरकार का निर्णय खेल बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि यह हथियारों और सैन्य हार्डवेयर के उत्पादन में भारत की वास्तविक क्षमता को समझने में मदद करेगा। राजनाथ की प्रतिक्रिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबे सुधारों की एक श्रृंखला को शुरू करने की घोषणा पर आई है। इसमें भारतीय निर्मित सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए अलग अलग बजटीय प्रावधान किए जाने, FDI सीमा बढ़ाने और हथियारों की 1 साल की नकारात्मक सूची करना शामिल है, जिसे आयात नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, यह निर्णय मेक इन इंडिया के माध्यम से भारतीय रक्षा उत्पादन क्षमताओं की वास्तविक क्षमता को उजागर करेगा। आज की घोषणाएं एक गेम चेंजर साबित होगी। वर्तमान में रक्षा विनिर्माण में 100% तक FDI की अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा शनिवार को घोषित आर्थिक उपायों से कारोबार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से रोजगार बढ़ावा मिलेगा। रक्षा खरीद के मामले में विदेशों से आयात की निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर होने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित रूप से विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया गया। इससे भी बड़ी बात यह रही कि सरकार अब रक्षा उपकरणों की एक सूची तैयार करेगी, जिसका निर्माण अनिवार्य रूप से देश में ही किया जाएगा। इन्हें विदेशों से खरीदने पर पाबंदी होगी। घरेलू खरीद के लिए अलग बजट भी रखा जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में चेताते हैं कि मेक इन इंडिया के चलते हथियार की गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं किया जाएगा। अंतरिक्ष गतिविधियों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निजी क्षेत्र को उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवा कारोबार जैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भूमिका देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 4थी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों के लिए बराबर के मौके प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार निजी कंपनियों के लिए विश्वसनीय नीति और विनियम बनाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष पर्यटन की भविष्य की परियोजनाओं निजी क्षेत्र के लिए भी खुली होंगी। उन्होंने कहा कि एक
उदार भू स्थानिक डेटा नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत तकनीकी पर केंद्रित उद्यमियों को दूरस्थ संवेदी डेटा सुलभ हो सकेगा। माना जा रहा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से अंतरिक्ष गतिविधियों में बड़ा उछाल आएगा। बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में निवेश सामने आ सकता है। प्राइवेट कंपनियों को भी बराबरी का अधिकार होगा, वे भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। भविष्य में ग्रहों की खोज या दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा। इसरो निजी कंपनियों को तकनीक भी उपलब्ध करा सकता है। सिंचाई, ग्राउंड वाटर और सूखा के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप को जियो स्पेशल दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और इस पर सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। वित्त मंत्री ने कहा, उद्योग जगत के 8 क्षेत्रों में नीतिगत बदलावों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोयला, मिनरल, रक्षा उत्पादन, उड़ान क्षेत्र, एयरपोर्ट, MRO, केंद्र शासित राज्यों में ऊर्जा वितरण, अंतरिक्ष परमाणु क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में बड़े बदलाव की तैयारी है। आर्थिक पैकेज में अहम घोषणाएं की गई हैं कि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मौका मिलेगा। कुछ हथियारों के आयात पर रोक, इनकी खरीदारी सिर्फ देश में होगी। रक्षा निर्माण में स्वतः मंजूरी प्रक्रिया से FDI 49 से बढ़ाकर 74% होगी। यात्री उड़ानों के लिए वायु मार्गों में ढील देने से सस्ती उड़ानों को मौका मिलेगा। 6 और हवाई अड्डों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीलामी की जाएगी। देश के 12 एयरपोर्ट में निजी क्षेत्र से 13,000 करोड़ का निवेश। केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने कोयला और खनिज क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणा की। कोयला क्षेत्र पर सरकार का एकाधिकार खत्म करते हुए निजी क्षेत्र को कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त दे दी है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त होगी। इसका मतलब यह कि कोई भी कंपनी कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती है। इसके बाद उस कंपनी को कोयला निकालकर खुले बाजार में बेचने की इजाज़त होगी। सरकार के इस फैसले से कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे कम कीमत पर कोयला मुहैया कराने में मदद मिलेगा। साथ ही कंपनियों को माइनिंग लीज का ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार होगा। उन्होंने कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला के क्षेत्र में हम अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, इससे बदलाव की ज़रूरत है। विश्व का 4.7% कोयला का उत्पादन भारत में होता है। छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर कोयला उत्पादन में है। ये है कोल इंडिया के मुताबिक है। 958 लाख टन पर पहुंचा कोयला का उत्पादन मार्च में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट की आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 16 मई थी। NTA ने इसके साथ ही ICAR नेट, CSIR नेट और JNU एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आवेदन की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। AKTU ने प्रदेश के सरकारी व निजी इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा SEE की आवेदन तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनको अंतिम मौका दिया गया है। SEE में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई थी। अब तक इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए 1,70,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन आवेदन तिथि आगे बढ़ाकर 31 मई करती है। कुलपति ने बताया, संशोधन की तिथि 18 मई से बढ़ाकर 3 जून कर दी गई है। भारत में अभी तक 85,940 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जिसमें 2,752 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 30,153 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,970 नए संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों के चयन में अवध क्षेत्र, पूर्वांचल और तराई के जिलों में बम्पर भर्तियां होंगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। शिक्षकों के सर्वाधिक 2,500 पद सीतापुर जिले में भर्तियां होंगी। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 2,450 पदों पर भर्तियां सीतापुर के पड़ोसी जिले हरदोई में होगी। तीसरे पायदान पूर्वांचल का जिला जौनपुर जिला है, जहां 2,770 पदों पर
शिक्षकों का चयन होना है। भर्तियों के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में सूखा रहेगा क्योंकि वहां ज़्यादातर पद पहले से भरे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सबसे कम सिर्फ 2 पदों पर भर्ती होगी। कोविड-19 के दौर में 2 जून की रोटी के लिए हलकान प्रवासी मजदूरों को फिलहाल अगले 2 महीने तक केंद्र सरकार मुफ्त राशन मुहैया करा रही है, लेकिन उनके लिए स्थायी राशन कार्ड बनाए जाने पर भी विचार कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल के बारे में विस्तार से पत्रकारों से बातचीत की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के सभी राज्यों में लागू हो जाने से प्रवासी मजदूर किसी भी दूसरे राज्य में अपने हिस्से का अनाज आसानी से उठा सकेंगे। पासवान ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को मई और जून में 5-5 किलो अनाज के साथ 1 किलो दाल देने का प्रावधान है। सेना में युवाओं के 3 साल की सेवा के टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव की भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने जमकर तारीफ की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि टूर ऑफ ड्यूटी से जो युवा लौटकर आएंगे उनको उनका ग्रुप नौकरी देने में प्रसन्नता का अनुभव करेगा। बता दें कि सेना की इस तरह का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है कि आप युवाओं को सेना में 3 साल के मौका दिया जाएगा। यदि आज का यह सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।